नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने बीए थर्ड ईयर का पेपर समाजशास्त्री चिंतन में कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की चर्चा की थी। आज हम कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की चर्चा करेंगे कि मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या था। मार्क्स के सामाजिक चिंतन में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मार्क्स ने अपने एक पत्र में स्वयं स्वीकार किया कि समाज में वर्गों के अस्तित्व और उनके बीच होने वाले संघर्ष को स्पष्ट करना मेरे द्वारा की गई कोई नई खोज नहीं है। मुझसे पहले अनेक इतिहासकार और अर्थशास्त्रियों ने भी वर्गों के निर्माण और उनके ऐतिहासिक विकास का उल्लेख किया था। इसके बाद भी मार्क्स ने स्वीकार किया कि मेरा योगदान केवल इतना ही है कि मैंने वर्गों के अस्तित्व को उत्पादन के तरीकों के ऐतिहासिक विकास क्रम के साथ जोड़कर ये स्पष्ट किया कि वर्ग संघर्ष का अंत सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के रूप में होता है। इसका तात्पर्य है कि मार्क्स वे पहले विचारक थे जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि उत्पादन के तरीकों में होने वाला परिवर्तन ही वर्ग संरचना की प्रकृति को बदलने वाला प्रमुख आधार है। उनके अनुसार शोषक और शोषित वर्ग के बीच संघर्ष होना एक सार्वभौमिक घटना है तथा यही वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है। मार्क्स ने अपनी सभी प्रमुख रचनाओं जैसे साम्यवादी घोषणा पत्र, दास कैपिटल, फ्रांस में वर्ग संघर्ष तथा राजनीतिक अर्थव्यवस्था की समालोचना में वर्ग की अवधारणा तथा वर्ग संघर्ष की प्रकृति पर विस्तार से प्रकाश डाला। इन्हीं विचारों के संदर्भ में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में मार्क्स के विचारों को समझा जा सकता है। वर्गों का निर्माण एक सार्वभौमिक घटना। मार्क्स के अनुसार सामान्य रूप से व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन अधिक स्पष्ट रूप से वह एक वर्ग प्राणी है। मानव इतिहास के प्रत्येक युग में विभिन्न समूहों द्वारा अलग अलग ढंग से आजीविका प्राप्त करने के कारण मनुष्य अनेक वर्गों में विभाजित होते रहे हैं तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने एक दूसरे से भिन्न हितों के कारण उनके बीच टकराव के तत्व भी निहित रहे। इस आधार पर अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के आरंभ में ही मार्क्स ने लिखा है, अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। मालिक और दास, कुलीन वर्ग और जनसाधारण, सामंत तथा उनके अर्धदास, किसान, उत्पादन संघों के मालिक तथा उनसे संबंधित कामगार, संक्षेप में शोषक और शोषित सदैव एक दूसरे के विरोध में खड़े होकर कभी छिपे तौर पर तो कभी खुलेआम एक दूसरे से संघर्ष करते रहे हैं। इस संघर्ष का अंत प्रत्येक बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण के रूप में हुआ अथवा संघर्ष में लगे हुए वर्गों के विनाश के रूप में हुआ। उपयुक्त कथन के आधार पर मार्क्स ने स्पष्ट किया कि वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया शोषक और शोषित के बीच सदैव चलती रहती है, लेकिन विभिन्न ऐतिहासिक युगों में संघर्ष में लगे हुए इन वर्गों के रूप में एक स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है। साधारणतया ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान युग में श्रमिक वर्ग किसी भी व्यक्ति के लिए अपना श्रम बेचने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आंतरिक रूप से वे आज पूंजीपतियों के हाथों एक भिन्न रूप में अपना श्रम बेचने के लिए बाध्य है। यही कारण है कि वर्तमान वर्गों की प्रकृति अतीत के शोषित वर्ग की प्रकृति से भिन्न देखने को मिलती है। मानव सभ्यता के इतिहास में वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से उसी समय शुरू हो गई थी जब आदिम साम्यवादी युग में उत्पादन के साधनों के वितरण में असमानता विकसित होने लगी। इस युग में पत्थर के औजार तथा तीर
कमान पशुओं का शिकार करने के कारण उत्पादन के प्रमुख साधन बन गए। फलस्वरूप समाज में कोई स्पष्ट श्रम विभाजन न होने के कारण भी समाज शक्तिशाली और दुर्बल जैसे दो भागों में विभाजित हो गया। जब खेती और पशुपालन के द्वारा उत्पादन किया जाने लगा तब दासता युग प्रारंभ हुआ। इस युग में समाज के शक्तिशाली वर्ग ने उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, खेती के औजारों, पशुओं पर अपना अधिकार करना आरंभ कर दिया। ऐसे लोगों का ये पृथक वर्ग बन गया जिन्हें मालिक अथवा स्वामी कहा जाने लगा। जिन व्यक्तियों के पास अपनी भूमि, खेती के औजार तथा पशु आदि नहीं थे, उन्हें मालिक वर्ग ने अपना दास बनाकर रखना प्रारंभ कर दिया। मालिकों द्वारा उनसे मनमाना श्रम लेने के अतिरिक्त उन्हें वस्तुओं की तरह बेचा और खरीदा जाने लगा। इस तरह संपूर्ण समाज मालिकों और उनके दासों जैसे प्रमुख दो वर्गों में विभाजित हो गया। दासता के युग के बाद सामंतवादी युग का आरंभ हुआ। यह वह युग था जिसमें कृषि का विकास हो जाने के कारण कृषि भूमि और कृषि के उपकरणों को उत्पादन के प्रमुख साधन के रूप में देखा जाने लगा। सामंतवादी युग का आरंभ यह वह युग था जिसमें कृषि का विकास हो जाने के कारण कृषि भूमि और कृषि के उपकरणों को उत्पादन के प्रमुख साधन के रूप में देखा जाने लगा। जिस वर्ग ने भूमि के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया वे व्यक्ति सामंत कहलाए। सामंतों का अर्थव्यवस्था पर अधिकार होने के साथ ही राजनीति पर भी उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। भूमिहीन किसान अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन्हीं की दया पर निर्भर हो गए। इन भूमिहीन किसानों की दशा अर्धदासों की तरह थी, क्योंकि सामंतों द्वारा उन्हें बहुत कम मजदूरी देने के साथ ही बेगार के रूप में भी उनका मनमाना शोषण किया जाने लगा। दास युग की तुलना में सामंतवादी युग में भूमिहीन किसानों ने एक वर्ग के रूप में कुछ सीमा तक संगठित होना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप इस युग में वर्ग संघर्ष का अस्पष्ट और असंगठित रूप सामने आने लगा। मशीनों के आविष्कार और बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होने के कारण जब पूंजीवादी युग आरंभ हुआ तो संपूर्ण समाज पूंजीपति और सर्वहारा जैसे दो स्पष्ट वर्गों में विभाजित हो गया। जिन लोगों के पास पूंजी, मशीनों तथा उपकरणों के रूप में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व था वे बुजुर्गा अर्थात पूंजीपति कहलाए। दूसरी ओर समाज का वह बड़ा भाग जो उत्पादन के इन साधनों से वंचित होने के कारण पूंजीपतियों के हाथों अपना श्रम बेचने के लिए व्यवस्था वह सर्वहारा अथवा श्रमिक वर्ग बन गया। पूंजीपति द्वारा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने के कारण सर्वहारा वर्ग का जितना अधिक शोषण किया जाने लगा, उन्होंने पूंजीपतियों के विरुद्ध संगठित होकर उनसे उतने ही संगठित रूप से संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि वर्गों का निर्माण तथा वर्ग संघर्ष की दशा इतिहास के प्रत्येक युग की एक सार्वभौमिक विशेषता रही है। प्रत्येक युग में उत्पादन के तरीकों के आधार पर ही समाज में विभिन्न वर्गों का निर्माण हुआ तथा समाज में जब तक शोषक और शोषित जैसे दो वर्ग रहेंगे, वर्ग संघर्ष की ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया तथा कारण, प्रोसेस एंड क्यूज ऑफ क्लास स्ट्रगल। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में मार्क्स ने सामाजिक वर्ग की अवधारणा तथा वर्ग संघर्ष की सार्वभौमिकता को ऐतिहासिक आधार पर स्पष्ट करने के साथ ही पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया तथा इसके कारणों को विस्तार से स्पष्ट किया। पूंजी व्यवस्था में थोड़े से पूंजीपति श्रमिकों के एक बड़े वर्ग का मनमाना शोषण करते हैं। पूंजी तथा उत्पादन के साधनों पर अपने स्वामित्व के कारण राजनीति पर भी उनका प्रभुत्व इस तरह बढ़ने लगा कि राज्य के कानून भी उन्हीं के पक्ष में बनने लगे। इस स्थिति
मार्क्स ने उन दशाओं का उल्लेख किया जो सर्वहारा वर्ग को संगठित करके उसमें वर्ग संघर्ष की चेतना उत्पन्न करती है। वास्तव में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत द्वारा मार्क्स का उद्देश्य ये स्पष्ट करना था कि पूंजीपति तथा सर्वहारा वर्ग के बीच उत्पन्न होने वाले संघर्ष का अंत क्रांति के रूप में होना अनिवार्य है, जिसके बाद उत्पादन के साधनों तथा राजनीतिक सत्ता पर श्रमिक वर्ग का पूरा अधिकार हो जाएगा। इस प्रकार मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के आंतरिक विरोधों तथा सर्वहारा वर्ग की शक्ति में होने वाली वृद्धि का विश्लेषण करने के लिए ही वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को स्पष्ट किया। उनके द्वारा प्रस्तुत इस सिद्धांत से संबंधित प्रमुख दशाओं को एक क्रम में निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। सर्वहारा वर्ग का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटिलिरेट। पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष की पहली दशा सर्वहारा वर्ग के विकास से आरंभ होती है। मार्क्स के शब्दों में एक स्थान पर बड़ी मात्रा में उत्पादन होने से वहाँ श्रमिकों की एक ऐसी भीड़ एकत्रित हो जाती है जिसमें सभी एक दूसरे के लिए अपरिचित होते हैं। प्रतियोगिता के कारण उनके हित भी पृथक पृथक रहते हैं, लेकिन मजदूरी के प्रश्न को लेकर उनके विचारों में एकता पैदा होने के कारण वे आपस में संयुक्त होने लगते हैं। ऐसी संयुक्तता अथवा एकता उद्देश्य और अपनी आपसी प्रतियोगिता को रोकना तथा दूसरे और पूंजीपति वर्ग से प्रतियोगिता करने के लिए स्वयं को संगठित करना होता है। इस प्रकार पूंजीवाद से संबंधित आर्थिक दशाएं ही श्रमिकों को एक वर्ग के रूप में संगठित करके उन परिस्थितियों को जन्म देती है जिनसे धीरे धीरे सर्वहारा वर्ग में एक विशेष वर्ग चेतना विकसित होने लगती है। तीसरा कारण है संपत्ति का महत्व, इम्पोर्टेंसी ऑफ प्रॉपर्टी। मार्क्स के अनुसार समाज में वर्गों का निर्माण उत्पादन के साधनों के साथ व्यक्तियों द्वारा स्थापित होने वाले संबंधों के आधार पर संपत्ति का महत्व। मार्क्स के अनुसार समाज में वर्गों का निर्माण उत्पादन के साधनों के साथ व्यक्तियों द्वारा स्थापित होने वाले संबंधों के आधार पर ही होता है। इसे स्पष्ट करने के लिए मार्क्स ने बताया कि किसी भी समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता उससे संबंधित संपत्ति का एक विशेष रूप है, क्योंकि व्यक्तियों के व्यवहार काफ़ी सीमा तक संपत्ति के साथ स्थापित होने वाले संबंधों के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि समाज में वर्गों का निर्माण व्यावसायिक विभाजन के आधार पर नहीं होता, बल्कि उत्पादन के साधनों से बनने वाले संबंध ही वर्ग विभाजन के आधार हैं। दूसरे शब्दों में संपत्ति के विभाजन का रूप वर्ग संरचना में परिवर्तन लाने का मुख्य आधार है। आर्थिक पुरस्कार के वितरण से संबंधित असमानताएं उस समय टूटने लगती हैं जब शोषित वर्ग में एक वर्ग चेतना तथा वर्ग संघर्ष की भावना उत्पन्न होने लगती है। वास्तव में मनुष्य के कार्य की प्रकृति ही उसके स्वयं के प्रतिबोध का मुख्य आधार है। इसलिए एक विशेष ऐतिहासिक युग में लोगों की आर्थिक दशाएं ही सामाजिक, राजनीतिक तथा वैधानिक दशाओं का निर्धारण करती है। इसी के फलस्वरूप समाज की वर्ग संरचना में परिवर्तन और रूपांतरण की प्रक्रियाएं पैदा होती हैं। इस प्रकार संपत्ति अथवा आय का एक विशेष रूप ही वह आधार है जिसकी सहायता से विभिन्न वर्गों के निर्माण, उनमें पैदा होने वाली वर्ग चेतना तथा वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। आर्थिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति का प्रादुर्भाव, इमरजेंसी ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम इकोनॉमिक पावर। यद्यपि वर्गों का निर्माण उत्पादन की शक्तियों तथा उत्पादन के संबंधों के आधार पर होता है, तथा उत्पादन के संबंधों के आधार पर होता है, लेकिन जब उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार हो जाता है
तब अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाकर वे श्रमिकों का और अधिक शोषण करने लगते हैं। मार्क्स के अनुसार राजनीतिक शक्ति एक बड़ी सीमा तक वर्ग द्वारा दूसरे वर्गों का शोषण करने के लिए संगठित शक्ति की तरह है। पूंजीपति वर्ग राज्य का उपयोग अपने हितों को सुरक्षित रखने तथा श्रमिकों का आर्थिक शोषण करने के लिए साधन के रूप में करने लगा। इस प्रकार पूंजीवादी समाज में पूंजीपति तथा बुजुर्ग वर्ग की स्थिति की शक्ति धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति और प्रभुत्व के रूप में बदलने लगी। मार्क्स का विचार है कि पूंजीपति वर्ग की शक्ति आर्थिक शक्ति से जब उन्हें राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त हो जाती है, तब न्यायालय, पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी पूंजीपतियों के हितों को ही सुरक्षित रखने के लिए कार्य करने लगते हैं। ये सभी दशाएं श्रमिक वर्ग के शोषण में वृद्धि करती हैं। वर्गों का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन ऑफ क्लासेज। मार्क्स के पूंजीवादी समाज की एक प्रमुख विशेषता वर्गों के ध्रुवीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। ये ध्रुवीकरण एक दूसरे के विरुद्ध संगठित होने वाले दो प्रमुख वर्गों अर्थात बुजुर्ग वर्ग तथा सर्वहारा वर्ग के रूप में देखने को मिलता है। ये सच है कि इन दो प्रमुख वर्गों के अतिरिक्त समाज में छोटे पूंजीपतियों तथा अनेक छोटे छोटे श्रमिक संगठनों का भी विकास होता है, लेकिन धीरे धीरे संपूर्ण समाज केवल पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग में ही विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए मार्क्स का कथन है कि जैसे जैसे पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग में वर्ग चेतना और एक दूसरे के प्रति विरोध बढ़ता है, छोटे पूंजीपति व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण अपनी संपत्ति से वंचित होकर स्वयं भी सर्वहारा वर्ग का अंग बनने लगते हैं। रेमंड एरो ने एक दशा को सर्वहाराकरण के नाम से संबोधित किया। वर्ग चेतना के कारण श्रमिकों के छोटे छोटे संगठन भी बड़े श्रमिक संगठनों में अपना विलय करने लगते हैं। इस प्रकार एक और कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथों में पूंजी का केंद्रीकरण होने लगता है, तो दूसरी ओर सर्वहारा वर्ग के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वर्गों का ध्रुवीकरण बढ़ता है, उनके बीच आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष भी तेज होने लगता है। वर्गों के ध्रुवीकरण से एक स्तर ऐसा आ जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूंजीपति अथवा सर्वहारा वर्ग में से किसी एक का हिस्सा बनना आवश्यक हो जाता है। पूंजीपति वर्ग द्वारा अतिरिक्त मूल्य का संचय, एक्यूमुलेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू बाय द कैपिटलिस्ट। वर्गों के ध्रुवीकरण से पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का अधिक से अधिक शोषण करके अपने लाभ को बढ़ाने की प्रवृत्ति प्रबल होने लगती है। इसके लिए वे श्रमिकों से अतिरिक्त श्रम लेकर अतिरिक्त मूल्य का संचय करने लगते हैं। अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों के बीच का अंतर है जिससे श्रमिक पैदा करता है और जिससे वह वास्तव में प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य है कि यदि एक श्रमिक 4 घंटे कार्य स्वयं को प्राप्त होने वाली मजदूरी के बराबर मूल्य की वस्तु का उत्पादन कर देने के बाद भी 8 घंटे तक कार्य करता है, तो वह पहले 4 घंटे अपने लिए कार्य करता है, जबकि 4 घंटे बिना कोई मजदूरी पाए केवल उद्योगपति के लिए कार्य करता है। इस प्रकार बाद के 4 घंटों में वह जितने मूल्यों का उत्पादन करता है वही मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य है। श्रमिकों से अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन करवाना ही पूंजीपतियों के लाभ का
सबसे प्रमुख आधार है। मार्क्स ने लिखा है, क्योंकि पूंजीपतियों को उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार होता है, वे श्रमिकों को अतिरिक्त समय तक कार्य करने के लिए बाध्य करने लगते हैं और इस प्रकार श्रमिकों के शोषण द्वारा अपने लाभ को बढ़ाते हैं। दरिद्रीकरण में वृद्धि, इंक्रीजिंग ऑफ प्यूपराइजेशन। जैसे जैसे श्रमों के शोषण में वृद्धि होती है, सर्वहारा वर्ग में निर्धनता बढ़ती जाती है। मार्क्स के शब्दों में उत्पादन के प्रत्येक उस तरीके में जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण किया जाता है, उसमें सामाजिक उत्पादन का वितरण इस तरह किया जाता है कि समाज के अधिकांश लोग अर्थात शारीरिक श्रम करने वाले लोग जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। कभी कभी कुछ ऐसी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें उन्हें कुछ अधिक सुविधाएं मिलने लगें, लेकिन साधारणतः उन्हें न्यूनतम सुविधाएं या कभी कभी इससे भी कम सुविधाएं मिल पाती हैं। दूसरी ओर वे अल्पसंख्यक लोग हैं जिनका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है। वे वैभव और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस प्रकार संपूर्ण समाज धनी और निर्धन जैसे दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार मार्क्स ने यह निष्कर्ष दिया कि दरिद्रता में होने वाली वृद्धि पूंजीवादी व्यवस्था की आंतरिक विशेषता है। साथ ही ये निर्धनता उत्पादन की कमी के फलस्वरूप पैदा नहीं होती, बल्कि ये श्रमिकों के शोषण का परिणाम होती है। सातवां है श्रमिकों में अलगाव, एलिनेशन अमॉन्ग पोलिटरेट। श्रमिकों में अलगाव। श्रमिकों का आर्थिक शोषण तथा कार्य करने की अमानवीय दशाएं श्रमिकों में एक ऐसी मानसिक दशा को विकसित करती हैं जिसे मार्क्स ने अलगाव का नाम दिया। उनके अनुसार पूंजीवादी समाज में श्रमिकों में पैदा होने वाला अलगाव वह दशा है जिसमें उन्हें काम करने के लिए अर्थपूर्ण और रचनात्मक अवसर नहीं मिल पाते। इस व्यवस्था में श्रमिक अपने आप को शक्तिहीन, अर्थहीन तथा असहाय समझने लगते हैं। उन्हें न तो अपने काम में संतोष मिलता है और न ही अपने श्रम का उचित प्रतिफल प्राप्त हो पाता है। श्रमिकों के काम की दशाएं बहुत असुरक्षित होने के कारण ही अपने कार्य के प्रति उनमें निराशा और विमुखता पैदा होने लगती है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा जैसे जैसे उत्पादन के साधनों द्वारा अपने प्रभुत्व को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है, उत्पादन की व्यवस्था में श्रमिकों में ये धारणा प्रबल होने लगती है कि वे अपनी दशा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मार्क्स के अनुसार आरंभ में अलगाव की दशा से श्रमिक अपने आप को शक्तिहीन और असमर्थ मानने लगते हैं, लेकिन बाद में यही दशा उन्हें संगठित तथा वर्ग चेतना को जन्म देने लगती है। वर्ग एकता में वृद्धि, इंक्रीज इन क्लास सॉलिडेरिटी। श्रमिक वर्ग में वर्ग चेतना बढ़ने से पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग आंतरिक रूप से अपने आप को अधिक संगठित करने का प्रयत्न करने लगते हैं, जिससे वर्ग संघर्ष और अधिक गहरा होने लगता है। मार्क्स के शब्दों में औद्योगिक विकास के साथ केवल सर्वहारा वर्ग की संख्या में वृद्धि नहीं होती, बल्कि उनकी शक्ति भी बढ़ने लगती है। इस दशा में श्रमिकों के हितों तथा उनके जीवन की दशा में समानता बढ़ने लगती है। दूसरी ओर पूंजीपति वर्ग के बीच प्रतियोगिता बढ़ने से तथा इसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक संकटों के कारण श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी भी घटने बढ़ने लगती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए जैसे जैसे नई मशीनों के उपयोग में वृद्धि होती है, श्रमिकों के द्वारा जीविकोपार्जन का काम उतना ही कठिन होता जाता है। इन दशाओं में सर्वहारा वर्ग पूंजीपतियों के विरुद्ध अधिक संगठित होने लगता है। उनके द्वारा मजदूरी को बढ़ाने की मांग की जाने लगती है। अनेक
स्थानों पर अपने अधिकारों की मांग के कारण संघर्ष की भावना भी प्रबल होने लगती है। इस प्रकार मार्क्स का मानना है कि यह सभी दशाएं मिलकर एक ऐसी वर्ग एकता को उत्पन्न करती हैं जिससे क्रांति के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। क्रांति, रिवॉल्यूशन। जब पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग का पारस्परिक विरोध बहुत अधिक बढ़ जाता है तब एक हिंसक क्रांति का आरंभ होता है जो पूंजीवादी समाज की संपूर्ण संरचना को नष्ट कर देती है। इस प्रकार क्रांति वर्ग संघर्ष की चरम स्थिति है। इस क्रांति के उत्पन्न होने की संभावना उस समय अधिक हो जाती है जब आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण समाज में आर्थिक संकट की दशा उत्पन्न होने लगती है। आर्थिक संकट पूंजीवादी व्यवस्था का एक अनिवार्य लक्षण है, इसलिए इस व्यवस्था में सर्वहारा वर्ग द्वारा क्रांति करना भी एक आवश्यक दशा है। क्रांति की दशा में आगामी स्तर को स्पष्ट करते हुए मार्क्स ने लिखा है, अंततः जब वर्ग संघर्ष एक निर्णायक बिंदु पर पहुंच जाता है तब सत्ता वर्ग में भी विघटन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इस समय सत्ता वर्ग का एक छोटा हिस्सा अपने आप को पूंजीपतियों के प्रभाव वाले वर्ग से अलग करके क्रांतिकारी वर्ग से मिल जाता है। जिस प्रकार आरंभिक स्तर पर सत्ता वर्ग का एक भाग पूंजीपतियों के साथ रहता है, उसी तरह क्रांति की दशा में सत्ता वर्ग का एक भाग वैचारिक आधार पर श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले ऐतिहासिक आंदोलन का समर्थन करने लगता है। इस प्रकार क्रांति वर्ग संघर्ष का आवश्यक परिणाम है। इसी के फलस्वरूप पूंजीवादी संरचना की जगह एक नई सामाजिक आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। 10वां है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट। अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद को वर्ग संघर्ष के अंतिम स्तर के रूप में स्पष्ट किया। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग द्वारा की जाने वाली क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाती है तथा इसके स्थान पर सर्वहारा वर्ग का सामाजिक अधिनायकवाद स्थापित हो जाता है। ऐसी क्रांति में कुछ हिंसा जरूर होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि सभी पूंजीपतियों का अंत हो जाए। वास्तव में क्रांति का मुख्य उद्देश्य समाज की संपूर्ण संपत्ति, उत्पादन के साधनों तथा सत्ता पर सर्वहारा वर्ग द्वारा अधिकार करना है। क्रांति के द्वारा जब सत्ता तथा उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का पूर्ण अधिकार हो जाता है तब इसी दशा को सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद कहा जाता है। ये वह दशा है जिसमें एक ऐसी वर्ग रहित समाज की स्थापना होगी जिसमें किसी के द्वारा किसी दूसरे का शोषण नहीं किया जा सकेगा। अपनी पुस्तक सामने नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की समालोचना। क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। सामाजिक चिंतन में कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद भी बहुत से विद्वान इस सिद्धांत के अनेक पक्षों से सहमत नहीं हैं। इस दृष्टिकोण से आवश्यक है कि कुछ प्रमुख आलोचनाओं के संदर्भ में मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का मूल्यांकन किया जाए। वर्तमान समाजों में अनुपयुक्त। मिल्स का कथन है कि मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में वर्गों के ध्रुवीकरण, दरिद्रीकरण तथा श्रमिकों में अलगाव जैसी विशेषताओं को पूंजीवादी व्यवस्था का आवश्यक परिणाम माना। यदि हम आज के पूंजीवादी समाजों का अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि इन समाजों में इन दशाओं का उत्पन्न होना आवश्यक नहीं। उदाहरण के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान में
पूंजीवादी व्यवस्था के बाद भी न तो वर्गों का ध्रुवीकरण हुआ और न ही श्रमिकों की गरीबी बढ़ी। इन देशों में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ ही उद्योगों में काम के प्रति उनका लगाव बढ़ा। कारखानों के प्रबंध में जैसे जैसे श्रमिकों की भागीदारी बढ़ती जा रही है तथा श्रम कल्याण के प्रयत्नों में भी वृद्धि हो रही है। उत्पादन के ढांचे में श्रमिकों को सहयोग बढ़ता जा रहा है। सिद्धांत अति सरलीकरण का दोष। पॉपर ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा है कि मार्क्स ने पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग या दूसरे शब्दों में धनी और निर्धन वर्ग के भेद को ही समस्त सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों को कारण मान लिया। वर्ग संघर्ष के आधार पर मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन की जितनी सरल व्याख्या प्रस्तुत की है उसके आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच होने वाले संघर्ष तथा परिवर्तन को समझ सकना संभव नहीं है। तीसरी विशेषता है मध्यम वर्ग की पूर्ण अवहेलना, कि कार्ल मार्क्स ने मध्यम वर्ग की इसमें पूर्ण अवहेलना की है। चौथा है सहयोग के तत्व की अपेक्षा। मार्क्स सिद्धांत से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ग संघर्ष के बिना सामाजिक और आर्थिक संरचना में किसी तरह का परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इसी आधार पर उन्होंने वर्ग संघर्ष को पूंजीवादी व्यवस्था को बदलने के लिए आवश्यक माना। इसके विपरीत वास्तविकता यह है कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग का सदैव अधिक महत्व रहा है। इस संबंध में रोस्टो ने लिखा है कि मार्क्स ने जिस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रस्तुत किया वह सामाजिक विकास की अवस्थाओं के वास्तविक रूप को स्पष्ट नहीं करता। ऐतिहासिक प्रमाणों के विरुद्ध। चौथी आलोचना है कि यह ऐतिहासिक प्रमाणों के विरुद्ध है। हंट का विचार है कि मार्क्स ने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता का दावा किया है, लेकिन वास्तव में मार्क्स के विचार ऐतिहासिक प्रमाणों के विरुद्ध हैं। ये सच है कि विभिन्न समाजों में वाद प्रतिवाद समन्वय की प्रक्रिया चलते रहने के कारण नई नई दशाएं उत्पन्न होती रहती हैं। इसके बाद भी यदि वाद प्रतिवाद और समन्वय के आधार पर संघर्ष को समाज की एक अनिवार्य विशेषता मान लिया जाए तो इसका तात्पर्य ये होगा कि संघर्ष का कभी समाधान किया ही नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में औद्योगिक व्यवस्था में श्रमिकों को कल्याण करने के चाहे कितने प्रयत्न किए जाएं, श्रमिक वर्ग संघर्ष के द्वारा क्रांति की दशा जरूर उत्पन्न करेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसे विचारों को ऐतिहासिक सत्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की आलोचना अवहेलना। डॉक्टर लोहिया ने एक समाजवादी विचारक होने के बाद भी मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को एक अपूर्ण सिद्धांत माना। इसका कारण यह है कि क्रांति का कारण केवल आर्थिक नहीं होता, अनेक दशाओं में सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं क्रांति में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। सातवां है अलगाव की एक पक्षीय विवेचना। मार्क्स ने श्रमिकों में बढ़ते हुए अलगाव को उनके असंतोष और वर्ग संघर्ष के एक प्रमुख कारण के रूप में स्पष्ट किया। मार्क्स ने श्रमिकों में जिन अलगाववादी मनोवृत्तियों को महसूस किया वह अलगाव औद्योगिक नगरों के श्रमिक वर्ग में आज भी देखा जा सकता है। इसके बाद भी श्रमिकों में अलगाव का मुख्य कारण उनका आर्थिक शोषण नहीं बल्कि औद्योगिक नगरों की भीड़, अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला शोषण, आवासीय दशाएं, धार्मिक और जातीय विभाजन में अलगाव की मनोवृत्तियाँ उत्पन्न करने वाले प्रमुख दशाएं हैं। पूंजीवाद के पतन की भविष्यवाणी गलत। मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद के अंतर्विरोध के कारण इसका विनाश होना अनिवार्य है तथा वर्ग संघर्ष के द्वारा ही अंत में एक वर्ग रहित समाज की स्थापना होगी। इस भविष्यवाणी के विरुद्ध समाजवाद का प्रभाव उन देशों में अधिक बढ़ा जो मूल रूप से कृषक समाज थे। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के आधार पर एक वर्ग रहित समाज की स्थापना का लक्ष्य भी कोरी कल्पना है। व्यवहारिक रूप से प्रत्येक समाज में एक ऐसी सत्ता अवश्य होती है जो
लोगों के सामाजिक आर्थिक संबंधों का नियमन करके संघर्षों की संभावना को कम से कम कर सके। राजनीतिक सत्ता का आधार सदैव आर्थिक नहीं। 9वीं आलोचना है लास्ट कि राजनीतिक सत्ता का आधार सदैव आर्थिक नहीं, पर संघर्ष के सिद्धांत में मार्क्स ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया कि जिन लोगों का उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है वे अपनी आर्थिक शक्ति से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके श्रमिकों का मनमाना शोषण करते हैं। वास्तविकता यह है कि केवल आर्थिक आधार पर ही राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती। साम्यवादी तथा पूंजीवादी सभी तरह के समाजों में बड़े बड़े राजनीतिक नेता किसान, श्रमिक तथा मध्यम वर्ग के परिवारों से जुड़े रहे। इस प्रकार मार्क्स का ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत रहा है आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।